हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके लिए जीके सेट यूजीसी नेट जीआरएफ जेके पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीवाईक्यूज और महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेके के आई हूँ। तो शुरू करते हैं हम आज अपने प्रश्न। मैं विस्तार के साथ उसकी व्याख्या भी लेके आई हूँ, आप ध्यान से देखना। प्रश्न संख्या पहला, तमस उपन्यास के लेखक कौन है और ये किस पृष्ठभूमि पर आधारित है। तो उत्तर है भीष्म सानी का उपन्यास है। ये उपन्यास 1947 के भारत विभाजन के समय हुए सांप्रदायिक दंगों की पृष्ठभूमि पर आधारित है। किस पर है? 1947 के भारत विभाजन के समय हुए सांप्रदायिक दंगों की पृष्ठभूमि पर आधारित है तमस उपन्यास। ठीक है। प्रश्न संख्या 2 है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में आदिकाल को क्या नाम दिया है। ठीक है, तो क्या नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, देखते हैं। वीरगाथा काल नाम दिया है इन्होंने, क्योंकि इन्होंने इस काल की 12 प्रसिद्ध रचनाएं जैसे पृथ्वीराज रासो, बिसलदेव रासो के आधार पर इसे बिसलदेव वीरगाथा काल कहा गया है। ठीक है, तो ये किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 12 प्रसिद्ध रचनाओं के आधार पर। इसमें बहुत सारी रचनाएं, ऐसे मैंने 2 ही दिखाई हैं, पृथ्वीराज, बिसलदेव। ठीक है, आगे अंधेरी नगरी नाटक के रचयिता कौन है? तो ये आपने मुझे बताना है, ये तो पता ही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है। ये एक अंधेरी नगरी प्रहसन है। इसमें 6 अंक है और जिसमें विवेकहीन शासन व्यवस्था पर तीखा व्यंग किया गया है। ठीक है, ये था अंधेरी नगरी नाटक के विषय में। अब हम देखते हैं बकरी नाटक किसकी रचना है। इसका उत्तर है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। जे आम जनता के शोषण और आम आदमी की लाचारी को दर्शाने वाला एक प्रसिद्ध राजनीतिक व्यंग नाटक है। ठीक है, अब आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 5, असाध्य वीणा कविता अज्ञेय के किस काव्य संग्रह में संकलित है। तो ये बताना है। उत्तर है आंगन के पारद्वार। 1961 में इसकी रचना हुई थी। एक लंबी कविता है जो जापानी चीनी बौद्ध कथा पर आधारित है। किस पर? जापानी चीनी बौद्ध कथा पर। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 6, कफन कहानी प्रेमचंद के किस वर्ष में प्रकाशित हुई थी और ये उनकी कौन सी कहानी मानी जाती है? कौन सी? कफन। तो ये 1936 में हुई थी प्रकाशित, प्रेमचंद की अंतिम कहानी मानी जाती है। कहते हैं कि प्रेमचंद ने 300 कहानियों की रचना की थी। ठीक है, तो इसकी व्याख्या क्या है? इसके मुख्य पात्र घिसु, माधव और बुधिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किस आलोचक ने दिया? तो उत्तर है मिश्रबंधु ने दिया था। और क्या और बाकियों ने क्या कहा था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल और रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल कहा था। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। प्रश्न संख्या 9, तीसरी कसम और मारे गए गुलफाम कहानी के लेखक कौन है? तो ये है उत्तर फणीश्वर नाथ रेणु। ये एक आंचलिक कहानी है जिसके मुख्य पात्र हीरामन और हीराबाई हैं। आगे देखते हैं ध्वन्यालोक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इसमें है उत्तर आनंदवर्धन है। इन्हें क्या माना जाता है? ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तक भी माना जाता है काव्य शास्त्र में। आगे प्रश्न संख्या 11, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास को लोक मंगल की साधना अवस्था का कवि माना है। कारण? क्योंकि तुलसीदास का काव्य केवल व्यक्ति मुक्ति की कामना करता है, समाज की विषमताओं से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें बताना है या क्या ये कथन सही है या कारण सही है या दोनों सही है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा ए आर की सही व्याख्या करता है। 2 ए सही है, आर गलत है। तीसरा ए गलत है, आर सही है। चौथा ए और आर दोनों गलत है। तो मुझे लगता है यहाँ पर ए सही है, आर गलत है। ठीक है, देखते हैं व्याख्या में। उत्तर यहाँ पर 2 होगा, ए सही और आर गलत। ए सही कैसे है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस के संदर्भ में तुलसीदास को लोक मंगल की साधना अवस्था का कवि कहा है। किसका कवि कहा है? लोक मंगल की साधना अवस्था का। क्योंकि उन्होंने राम के माध्यम से धर्म, नीति और समाज रक्षण का मार्ग दिखाया। कारण इसमें क्या है? ये गलत है, क्योंकि तुलसीदास का काव्य आत्मा की व्यक्तिगत मुक्ति के साथ साथ लोक समाज के कल्याण
या समन्वय और सामाजिक विषमताओं के समाधान पर बल देता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 12, इधर वह कभी मेरा पिंड नहीं छोड़ रही है। अगर वह कविता बावेशपूर्ण होती तो एक बार उसकी आवेशात्मक अभिव्यक्ति हो जाने पर मेरी छुट्टी हो जाती। ये पंक्ति मुक्तिबोध की किस रचना या निबंध से उदित है? तो आपने बताना है डबरे पर सूर्य का बिंब, तीसरा शन, हाशिए पर नोट्स और एक लंबी कविता का अंत। तो ये कहाँ से ली गई ये पंक्तियाँ गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना एक साहित्य की डायरी, ठीक है, जो नेट के सिलेबस में सेट के में संकलित अध्याय कौन सा एक लंबी कविता का अंत से ली गई है। मुक्तिबोध ने इसमें अपनी प्रसिद्ध कविता अंधेरे में की रचना प्रक्रिया और कवि के मन में चलने वाले अंतर्द्वंद जिसमें अनुभूति और अभिव्यक्ति के संघर्ष की व्याख्या की है। ठीक है, ये था हमारा सही उत्तर, यहाँ पर 4 हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 13, हिंदी की बोलियों और उनके वर्ग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन क्या है? पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ। दूसरा, अवधी गेली और छत्तीसगढ़ी पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोलियां हैं। तीसरा, खड़ी बोली जिसको हम कोरवी भी कहते हैं का विकास शेरसैनी अपभ्रंश से हुआ। चौथा, मैथिली बोली राजस्थानी हिंदी वर्ग के अंतर्गत आती है। तो इसमें हमें कथन दिए केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 4, केवल 1, 2 और 3 सत्य है। तो ये बताना इसमें कौन कौन सा सत्य है। तो यहाँ पर हमारा विकल्प सही हो जाएगा 2। ठीक है, 1 तो सही है, इसको मैंने पहले से टिक लगाया था। और इसमें अवधी गेली और छत्तीसगढ़ी पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। नहीं, ये पश्चिमी हिंदी की बोलियां नहीं है। इसमें तीसरा ठीक है, खड़ी बोली का विकास शेरसैनी अपभ्रंश से हुआ। आगे मैं आपको अब इसकी व्याख्या बताती हूँ। देखो, कथन 1 और 3 सही है। क्यों? क्योंकि पूर्वी हिंदी से अवधी गेली छत्तीसगढ़ी का विकास हुआ है और अर्धमागधी अपभ्रंश से, और अपभ्रंश कौन सा था? अर्धमागधी अपभ्रंश था। ठीक है, अब इसमें पश्चिमी हिंदी जो है खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी आदि का विकास शेरसैनी अपभ्रंश से हुआ। ठीक है, ये समझ आ गई। अब कथन 2 देखते हैं। अवधी गेली छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, पश्चिमी के नहीं। ठीक है, कथन 4 गलत क्यों था? मैथिली मागधी अपभ्रंश से विकसित बिहारी हिंदी वर्ग की बोली है, राजस्थान की नहीं। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 14, टी.एस. इलियट के परंपरा और व्यक्तिगत प्रज्ञा, जिसे इंग्लिश में ट्रेडिशनल एंड द इंडिविजुअल टैलेंट कहते हैं। ठीक है, सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें देखते हैं कथन पहला, कवि का व्यक्तित्व काव्य की श्रेष्ठता की कसौटी है, जिसका अधिक व्यक्तित्व झलकेगा, जितना अधिक व्यक्तित्व झलकेगा कविता उतनी ही महान होगी। दूसरा, निर्व्यक्तता का अर्थ है कवि का अपने व्यक्तिगत संवेगों का समर्पण करना। प्रश्न यहाँ पर तीसरा कथन है, परंपरा का अर्थ केवल अतीत का अंधा अनुकरण नहीं बल्कि ऐतिहासिक चेतना की समझ है। चौथा, नई कलाकृति के आने से पुरानी कलाकृतियों की व्यवस्था में सूक्ष्म परिवर्तन आ जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा कथन सही है। जहाँ पर उत्तर 1 सही है, सत्य नहीं है पूछा है, यहाँ पर 3 सही है और 1 गलत है। कवि का व्यक्तित्व काव्य की श्रेष्ठता की कसौटी है, जिसका अधिक व्यक्तित्व झलकेगा, जितना अधिक व्यक्तित्व झलकेगा कविता उतनी ही महान होगी। ये गलत है। इसको देखते हैं क्यों। इलियट ने निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत दिया है। किसने दिया? इलियट ने दिया, टी.एस. इलियट ने। ठीक है, तो उनके अनुसार कविता कवि के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं है बल्कि व्यक्तित्व से पलायन है। ठीक है, वहां पर इसका अपोजिट दिया था, इसलिए विकल्प 1 इलियट के विचार के ठीक विपरीत है। ठीक है, बाकी तीनों कथन ठीक है। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 15, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रसिद्ध कविता राम की शक्ति पूजा के संदर्भ में सही तथ्यों का चयन कीजिए। तो देखते हैं क्या क्या दिए हमें तथ्य। एक है, ये कविता सन 1936 में प्रकाशित हुई थी। दूसरा है, इसका मूल स्रोत वाल्मीकि रामायण का युद्धकांड है। तीसरा, इसमें राम के मन का संशय, हताशा और शक्ति की साधना का चित्रांकन है। चौथा, इस कविता का मुख्य उपजीव्य आधार ग्रंथ क्या माना है?
बंगला का कृतिवास रामायण। तो पहले हमें क्या दिया है, इसका दूसरे नंबर पे इसका मूल स्रोत वाल्मीकि रामायण का युद्धकांड है, ये गलत है, यहाँ पर ये असत्य है, ठीक है। बाकी तीनों जो हैं वो सत्य हैं, तो यहाँ पर ये वाला जो है वो गलत है। तो सही उत्तर इसमें 2 है, 1 3 और 4 तो हैं वो सही है। तो अब देखते हैं इसकी व्याख्या। राम की शक्ति पूजा, जिसका प्रकाशन 1936 का मुख्य उपजीव्य बंगला भाषा की कृतिवास रामायण है, वाल्मीकि रामायण नहीं, ठीक है। वहां पर दूसरे में दिया था वाल्मीकि रामायण, तो ये गलत है, ठीक है। मैंने विस्तार के साथ यहाँ पर रख दी है, आप इसमें देख सकते हैं। इसमें निराला जी ने राम के माध्यम से तत्कालीन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्द्वंद और निराला के स्वयं के जीवन संघर्ष को अभिव्यक्त किया है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 16। अज्ञेय का उपन्यास शेखर एक जीवनी फ्रायडवादी मनोविश्लेषण शास्त्र और बाल मनोविज्ञान के गहरे प्रभाव में लिखा गया एक चरित्र प्रधान उपन्यास है, क्या सही है? शेखर एक जीवनी में शशि शेखर की सगी बहन है, ठीक है, जिसके प्रति शेखर के मन में प्रारंभ से ही केवल धार्मिक और भ्रातृभाव क्या होता है, भाई का भाव रहा है। तो उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। तो क्या कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं? विकल्प ए। 2 कथन 1 और कथन 2 दोनों असत्य हैं। 3 कथन 1 सत्य है और कथन 2 असत्य है। 4 कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है। तो यहाँ पर कथन 1 जो है वो सत्य है और कथन 2 जो है वो असत्य है, तो हमारा विकल्प यहाँ पर 2 सही हो जाता है। सॉरी 2 नहीं 3, कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 जो है वो असत्य है, तो यहाँ पर हमारा विकल्प 3 जो है वो सही है। आगे देखते हैं अब इसके बारे में विस्तार से व्याख्या। कथन 1 क्यों सत्य है? गे सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन द्वारा लिखित शेखर एक जीवनी 1941 भाग 1 और भाग 2 1944 हिंदी साहित्य का पहला प्रमुख मनोवैज्ञानिक चरित्र प्रधान उपन्यास माना जाता है, ठीक है। इसमें सिगमंड फ्राइड के मनोविश्लेषणवाद, विशेषकर यहाँ पर बाल्यावस्था के ग्रंथियों का गहरा प्रभाव दिखाई पड़ता है, ओडिपस का, ठीक है। ओडिपस और एंडोपस 2 होती हैं, तो ओडिपस का प्रभाव दिखाई देता है। इसमें शेखर के विद्रोही स्वभाव, उसकी स्वतंत्रता की खोज और उनके व्यक्तित्व के क्रमिक विकास का विश्लेषण किया गया है। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न, आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और असत्य क्यों है ये? इस उपन्यास में शशि शेखर की सगी बहन नहीं है बल्कि उसकी मौसेरी बहन, वहां पर कहा था ना वो सगी बहन है। शेखर और शशि के रिश्ते में केवल पारंपरिक भाई बहन का संबंध नहीं है बल्कि उसमें एक जटिल, अति संवेदनशील और बौद्धिक आत्मीय संबंध दिखाई गया है, ठीक है, जो पारंपरिक सामाजिक सीमाओं को चुनौती देता है। शेखर की सगी बहन का नाम सरस्वती था, ठीक है। ये मैंने आपको विस्तार से इसकी व्याख्या बता दी। तो आप इसमें और देख सकते हैं जो परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं। अगेन है, इस उपन्यास की भूमिका में लिखा था, वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है। इस उपन्यास के मुख्य पात्र हैं शेखर, शशि, सरस्वती जो उनकी सगी बहन है, शारदा और बावा जिनको वो पिता कहते हैं, जो मतलब उनके पिता हैं जिनको वो बावा कहते हैं। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न, आशा करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें, क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और क्लासेस को PYQs के लिए, बहुविकल्प प्रश्नों के लिए, ट्रिक्स के लिए, JKPSC, JK सेट, नेट के लिए रमनीता अकेडमी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।